जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होंगे। मैं ब्रजमोहन गोस्वामी सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में अपन क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को जारी रखते हुए अंतिम जो उपभेद है संरचना के आधार पर उस क्रिया के बारे में अपन पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चों में परीक्षा का तनाव, एग्जाम हॉल का जो दबाव होता है, मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मैं आपको उस परीक्षा के तनाव, एग्जाम हॉल के दबाव से जरूर निकालूंगा। इसलिए आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। मैं दो लाइनों के माध्यम से आपको जोड़ना चाहूँगा। जरूरी नहीं है कि शुरुआत सबकी अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि शुरुआत सबकी अच्छी हो। कुछ लोग हार कर भी बाजी जीत जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी बाजी जीत जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अपने जीवन में आगे बढ़ाने में जो योग अपने माता पिता और गुरुजन का होता है वो किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में हमेशा ये बात याद रखें, अपने माता पिता को हमेशा स्नेह प्रेम देते रहें। इसी के साथ अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, आदि के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। यानी अपन को यह पता लगाना है कि जो क्रिया का प्रयोग है किस प्रकार से किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, उसके आधार पर अपन संरचना के भेदों को जान सकते हैं। इसके भेद प्रकार इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो भेद है प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में अपने सामने आता है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि इसके नाम से ही अपन को यह ज्ञात हो जाता है, प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा के माध्यम से कार्य को करवाना, किसी दूसरे से प्रेरणा के माध्यम से कार्य को करवाना प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्रेरणार्थक क्रिया आपको ये ध्यान होना चाहिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते जा रहे हैं तो विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यूपीएससी एग्जाम में ये छोटा सा प्रश्न आ चुका है और उसमें ये स्पष्ट आया था, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं सक्रमक या आक्रमक। तो इसका आपको विकल्प में से सही जवाब चुनना था और वो सही जवाब है सक्रमक। तो इस प्रकार से अपन को ये हमेशा ध्यान रखना है कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं प्राय सक्रमक होती हैं। इसके उदाहरण आपके सामने हैं। सुरेश काम न करते हुए बल्कि रमेश को प्रेरित कर रहा है। जैसे कि इसका उदाहरण अपने सामने आया था, सुरेश ने रमेश से कहानी लिखवाई। यहाँ पर यह उदाहरण है, सुरेश ने रमेश से कहानी लिखवाई। इस उदाहरण में अपन को यह बात पता लग रही है, सुरेश खुद कार्य न करते हुए बल्कि रमेश को प्रेरित करते हुए कार्य करवा रहा है। यानी खुद तो वो कार्य नहीं कर रहा लेकिन दूसरे के माध्यम से वो कार्य को करवा रहा है। तो इसीलिए अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि जब दूसरे के माध्यम से किसी कार्य को करवाया जाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला दूसरी जो पार्ट है संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों का, वो है मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। जैसा कि नाम से ही अपन को ज्ञात हो रहा है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है उसको अपन सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायता करने वाला क्रियापद सहायक क्रिया कहलाता है।
उदाहरण आपके सामने हैं, वे गए हुए हैं। इसमें गए मुख्य क्रिया है तथा हुए हैं ये इसकी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया हुए हैं, राम सुन रहे थे। इसमें दूसरे उदाहरण में ये जो सुन रहे थे, सुनना तो मुख्य क्रिया है तथा रहे थे सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। और प्रत्येक जगह सक्रामक क्रिया में अपन ने देखा है कि मुख्य क्रिया आती ही है। तीसरा जो उदाहरण है आपके सामने, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया अपन उसके आधार पर पता लग रहा है जब संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में प्रत्यय को जोड़ने पर किसी क्रिया का नाम होता है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, हाथ, यहां पर संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से हथिया नाम धातु बना है और इसी से हथियाना क्रिया बना है। तो ये उदाहरण आपके सामने है, सेठ ने मकान हथियाया। यहां पर हाथ संज्ञा शब्द से हथियाया नाम धातु क्रिया का निर्माण हुआ है। दूसरा उदाहरण है जैसे कि सूखा, ये विशेषण है, सूखा नाम धातु है, सुखाना क्रिया है। मां ने कपड़े धूप में सुखाए, तो यहां पर ये जो सुखाए शब्द हैं नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। सुखाए नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे मान लो अगर कहीं सर्वनाम आ जाए और उस सर्वनाम से भी नाम धातु क्रिया बनती है तो वो इस प्रकार से बनती है, अपना, अपना, ये तो अपना सर्वनाम शब्द है, ये अपना नाम धातु है और अपनाना ये नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार अपन नाम धातु क्रिया के अगर उसमें प्रश्न आते हैं तो इस जानकारी की सहायता से अपन हल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी योग्यता के दम पर बहुत आगे तक जा सकते हैं, किंतु पारिवारिक परिस्थिति या आर्थिक स्थिति के कारण वो वहां तक नहीं जा पाते। लेकिन अपन मानते हैं कि उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है उस स्थिति के आधार पर वो सफलता कम नहीं होती। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि परीक्षा के दबाव से किस प्रकार से आपको निकाला जा सकता है। आप सिद्धेश्वर क्लासेज के वीडियो देखते रहिए। मैं 2 लाइनों के माध्यम से बेटा आपको जोड़ना चाहता हूं। मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, कभी भी किसी का नाम बन सकता है, कभी भी किसी का नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। इसी के साथ अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उसमें चौथे नंबर पर जो उपभेद आता है वो है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें ये प्रश्न 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम में उठ चुका है। इसमें ये प्रश्न आया था उस एग्जाम में कि पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या लगता है, तो इसका आंसर अपन को कर लिख के आना चाहिए था। ये विकल्प में से छांटना था। जैसे कि सोना क्रिया में कर लगाते ही सोकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बन जाता है। उठ धातु में कर लगाते ही ये उठकर नया शब्द बन करके पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। अपन इसको अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करते हैं। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण या उसी पल दूसरा कार्य शुरू करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, आपको यह जानना होगा कि पूर्वकालिक क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके उदाहरण अपन जानेंगे। प्रत्येक उदाहरण जो मैंने क्रियाओं के आपको लिखाए हैं तो प्यारे बच्चों उनको मैंने चुन चुन करके लिखा है। या तो ये किसी राज्य की विशेष परीक्षा में या राजस्थान राज्य की परीक्षा में या यूपीएससी के एग्जामों में
ऐसी चीजें आ चुकी हैं, उनको ही मैं प्राथमिकता से यहाँ शामिल कर रहा हूं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। आप देखिए इसके जो उदाहरण हैं, राम दूध पीकर सो गया। वाक्य में सोने से पहले दूध पिया है, तो यहाँ पर ये जो पीकर है वो पूर्वकालिक क्रिया है और सो गया उसकी मुख्य क्रिया है। इसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर। दूसरा उदाहरण आपके सामने है, श्याम खाना खाकर विद्यालय गया। तो यहाँ पर यह जो खाकर है, विद्यालय जाने से पहले गया जो मुख्य क्रिया, उसके पहले खाकर पूर्वकालिक क्रिया आई है। ये यूपी के पीसीएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। श्याम खाना खाकर विद्यालय गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो विकल्प में से आपको उत्तर छांट के आना चाहिए था, पूर्वकालिक क्रिया। अगले क्रिया के बारे में अगर अपन पढ़ना चाहेंगे, 5वें नंबर की जो क्रिया है, यानी संरचना के आधार पर अपन उनके उपभेदों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसमें 5वें नंबर का जो उपभेद है वो है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक शब्द से ही अपन को यह पता लग रहा है, तात्कालिक यानी तत्काल, तुरंत अपन ने जो काम किया है उसका इसमें वर्णन आता है। यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है। इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता, किंतु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है, जो ही निपात से संभव होता है। यानी इसमें ही शब्द प्रायः जुड़ा होता है। यह इसकी एक तरह से पहचान है। तात्कालिक क्रिया में ही निपात को अपन को ध्यान से देखना है और उसके आधार पर क्रिया की पहचान करनी है। जैसे कि उदाहरण है, वह खाना खाते ही रवाना हो गया। तो यहां पर यह ही से जोड़ा गया है। वे नहाते ही मंदिर चले गए। इसमें यह एग्जाम एमपी स्टेनो परीक्षा में दूसरा उदाहरण पूछा जा चुका है। इसमें अपन देखते हैं, वह नहाते ही मंदिर चले गए, ही निपात से उनको जोड़ा गया है। नहाते पहले क्रिया आई है और उसके बाद में चले गए मुख्य क्रिया आई है। तो इस प्रकार अपन को इस चीज का पता लगाना रहता है कि ही निपात से अगर ये जुड़ रहे हैं तो ये तात्कालिक क्रिया के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया के रूप में। संरचना के आधार पर जो छठा उपभेद है वो है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक अलग अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अलग अर्थ प्रकट करने वाले, भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्दों का मेल मिलाप होता है उससे इस क्रिया का निर्माण होता है और इसीलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आपके सामने है, अतिथि आने पर सत्कार करो। इसमें देखिए, आने पर और सत्कार करो, इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा सत्कार करो इसकी सहायक क्रिया है और ये इसी प्रकार जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। इस प्रकार मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया दोनों के संयोग से संयुक्त क्रिया बनती है। यानी कि संयुक्त क्रिया का निर्माण हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के संयोग से होता है। उदाहरण आपके सामने है, वह विद्यालय जा चुका होगा। बादल गरजने लगे हैं। दोपहर में कई लोग सो रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और उन्हीं उदाहरणों को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आपको ये जानकारी ध्यान से देखनी है। दोपहर में कई लोग सो रहे होते हैं। देखिए, आप इसमें एक बात का ध्यान रखना है, संयुक्त क्रिया में संयुक्त क्रिया के जो उदाहरण है, इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती हैं। सहायक क्रिया यानी मुख्य क्रिया एक रहेगी और सहायक क्रिया एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। यह संयुक्त क्रिया में एक विशेष बात है।
इन वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक भी हो सकती है तथा एक से अधिक भी हो सकती है। इस प्रकार से अपन इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमने आज क्रिया के बारे में विस्तार से जाना, तो बच्चों मैं आपको 2 लाइनों के माध्यम से जोड़ना चाहता हूं कि आपको अगर जीवन में बढ़ना है तो यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें ताकि आप आगे बढ़ सकें। बिना लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक तरह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य सेट करें और उसी के अनुसार अपनी योजना बनाएं और आगे बढ़ने का प्रयास करें। सिद्धेश्वर क्लासेज की हमारी सभी टीम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आप हमसे कमेंट बॉक्स में या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमको आपकी सहायता करने में बहुत ही आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। मैं 2 लाइनों के माध्यम से आपको लक्ष्य के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। नहीं खाई ठोकरें तो लक्ष्य को कैसे पहचानोगे? नहीं खाई ठोकरें तो लक्ष्य को कैसे पहचानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे जानोगे? प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।